नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम होने में अब बहुत समय बाकी नहीं है। अब आपकी तैयारी रिदमिक होनी चाहिए, यानी कि विदाउट गैप, और आपको रिदम में आ जाना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर आके अब पढ़ाई आपको करनी है अगर आपको सफलता चाहिए तो। और अगर हम कहें कि आपकी पढ़ाई में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हैं, तो रिवीज़न पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है और दूसरी है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स अभी आप बनाते जाएंगे और ये लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में बहुत काम आएंगे। ये शॉर्ट नहीं बल्कि शॉर्टेस्ट नोट होंगे, जो कि वहाँ पे कंटेंट नहीं होगा। सारा जो है टॉपिक कंटेंट सारा आपके माइंड में होगा, सिर्फ वहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे होंगे। वो सिर्फ आपको ही समझ में आएंगे, कोई और उसमें समझ में नहीं सकता। ऐसे नोट्स होते हैं ये, लेकिन लास्ट टाइम में इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि हम एक पेज में, हमारे कुछ शुरू की वीडियोज़ हैं उसमें हमने ये स्ट्रेटजी बता रखी है। हमारे एक पेज में मतलब 4 से 5 यूनिट आ जाती हैं। इस तरह से हम उसको इतने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो ये करना है, रिवीजन पक्का करना है, नहीं तो पिछले की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू मूड स्टडी करना है। जैसे जिस टाइम जिस चीज़ के लिए स्टडी करने का मूड हो रहा है आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। अभी ये दूसरा सब्जेक्ट हो रहा तो बाद में उसको भी पढ़ के मन उबेगा, फिर आप दूसरा उठा लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू मूड, अगर आप थोड़ा मुर्गा टाइप के व्यक्ति हैं तो बहुत अच्छा है, सुबह उठ के पढ़ लीजिए। अगर रात में जग के पढ़ रहे हैं यानी कि निशाचर टाइप के व्यक्ति हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छा है। बस आपका मूड जिस टाइम काम करे वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो तैयारी अच्छी रखिए, रेगुलर रहिए। एक बार आपका खाना छूट जाए लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, ऐसा जो है नियम बन जाना चाहिए अब इस समय पे आप लोगों का, क्योंकि अब बहुत दिन नहीं बचे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं नए लोग जो जुड़े हैं उनको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सारे हमारे टॉपिक वाइज जो है वीडियोस प्रैक्टिस जो हैं पड़ी हुई हैं, प्लस कोर्स वीडियोस भी पड़े हुए हैं, एनसीईआरटी की वीडियोस भी पड़े हुए हैं। तो वो सब आप जो है देख सकते हैं वहाँ से, प्लस टेलीग्राम लिंक पड़ा हुआ है जो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलते देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु माना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु जो है किसे माना। पंडित मदन मोहन मालवीय को, या लाला लाजपत राय को, या आरसी दत्त को, या एमजी राणा डे को। तो यदि हम बात करें कि श्री गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो ये उदारवादी गुट के प्रमुख नेता थे। कांग्रेस के उदारवादी गुट के प्रमुख नेता थे। जैसे आपको सबको पता ही होगा कि कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई थी सूरत अधिवेशन में, और नरम दल और गरम दल, या नरम गुट या गरम गुट कह सकते हैं। तो और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये उदारवादी गुट के प्रमुख नेता थे। तो ये जो है इन्होंने गोविंद राणा डे को जो है अपना गुरु माना था। तो जो एमजी राणा थे, एमजी राणा डे, ये जो है इनके गुरु थे। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नामक पुस्तक के रचयिता हैं लास्की या मैकाइवर या लॉर्ड ब्राइस या डाइसी। तो कौन थे? तो ये बुक जो है ये लॉर्ड ब्राइस के द्वारा लिखी गई है। ये ब्रिटेन के विधि विशेषज्ञ थे और इन्होंने जो है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नामक पुस्तक लिखकर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर अपने विचार इन्होंने दिए थे। लास्की की बात अगर हम कर लें तो लास्की क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं। इनकी बुक की बात करें तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी बुक है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी बुक है। मैकाइवर की बात करें तो ये बहुलवादी हैं। लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है। डाइसी की बात अगर हम करें
डाइसी ब्रिटिश विधिवेत्ता थे और इन्होंने जो है विधि के शासन की बात की है। विधि के शासन को 19वीं शताब्दी में इन्होंने लोकप्रिय बनाया। तो ये विधि के शासन की बात करते हैं, कानून के शासन की बात करते हैं। डाइसी जो है विधि के शासन की बात करते हैं और ऑप्शन जो है सी आपका यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैकर, केलकर तथा मुंजे के नेतृत्व वाली रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशनलिस्ट पार्टी किस पार्टी की एक गुट थी? तो जो जैकर, केलकर तथा मुंजे के नेतृत्व वाली रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशनलिस्ट पार्टी किस पार्टी की एक गुट थी? कांग्रेस पार्टी, स्वराज पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। जबकि स्वराज पार्टी की बात करें तो ये असहयोग आंदोलन जब असफल हुआ था, वापस ले लिया गया था, उसके बाद इसका गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, ये सब इसके सदस्य थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू और कौन थे? विट्ठल पटेल। ये मेन थे तो और भी, बट ये मेन थे, विट्ठल भाई पटेल। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये कब, इसकी स्थापना कब होती है? 1885 में होती है इसकी स्थापना। और जो A.O. ह्यूम थे उनकी सहायता से, उनकी मदद से होती है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया? मायरोन वीनर ने या पॉल ऑरब्रास ने या अतुल कोहली ने या मॉरिस जोन्स ने? किसने किया? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, मायरोन वीनर। जो है वीनर ने भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति बोला था और ये जो भारत और दक्षिण एशिया की राजनीति के ज्ञाता थे। मतलब यहाँ पर इन्होंने काफ़ी वर्क किया था, काफ़ी काम किया था, मतलब रिसर्चेज आप कह सकते हैं, रिसर्च किया था यहाँ की राजनीति पर। कहाँ पर? भारत और दक्षिण एशिया में। और इसी पर इन्होंने बोला था कि जो है भारत की राजनीति को अभाव की राजनीति बोला था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मायरोन वीनर। और अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नरमपंथी नहीं था? इसमें नरमपंथी नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं था? तिलक नहीं थे या SN बनर्जी नहीं थे या गोखले नहीं थे या दादा भाई नौरोजी नहीं थे? कौन नहीं था इसमें नरमपंथी? तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, जो ऑप्शन ए है तिलक। ये नरमपंथी नहीं थे, ये गर्मपंथी थे। गर्मपंथी वे थे जो सरकार को दबाव से झुकाकर अपनी बात मनवाना चाहते थे। धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, काम बंदी, ये सब करके जो है अपना तरीका बताते थे, अपने मन की बात पहुंचाते थे सरकार तक। और इसमें कौन थे? तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्र पाल थे। तो इनको तिकड़ी के नाम से जाना जाता है, लाल बाल पाल। तो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय और बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल ये तिकड़ी थी इनकी। तिकड़ी काफ़ी मशहूर तिकड़ी है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ये सब गर्मपंथी थे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो रहा है। बाकी जितने थे ये नरमपंथी थे। दादा भाई नौरोजी, गोखले और SN बनर्जी, ये सभी जो है नरमपंथी थे। आगे देखते हैं, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक की बात कर रहा है कि इसके पुस्तक जो है कौन थे। तो ऑप्शन है आपके सामने, गोखले, तिलक, अरविंद घोष और वीरेन घोष। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने जो है ये क्या थे? संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं पे इनकी बहुत पकड़ थी। प्रकांड विद्वान थे इन सभी भाषाओं के। और इन्होंने जब ये मांडले जेल में थे तब गीता रहस्य लिखी थी, जो कि कर्म, योग और अध्यात्म पर
एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो इनके द्वारा मांडले जेल में लिखी जाती है। कहाँ पर लिखी जाती है? जब ये मांडले जेल में थे तब इन्होंने जो है ये गीता रहस्य लिखी थी, जो कि कर्म, अध्यात्म, योग इन सब चीज़ों पर आधारित है। इन सब की व्याख्या करती है, इनके गुण और दोषों की चर्चा करती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि राज्य एक लोक सेवा निगम है? तो बाकी का, बेन तथा पीटर्स का, मैकफर्सन का या लास्की का? क्या है? राज्य एक लोक सेवा निगम है। तो यहाँ पर ये बार्की है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैकफर्सन। मैकफर्सन एक क्या थे? विख्यात बहुलवादी थे। ये भी क्या है? बहुलवादी हैं। और बहुलवादी ये मानते हैं कि जैसे राज्य समाज के अन्य संघ है उसी प्रकार राज्य भी है। तो ये सर्वोच्च संस्था नहीं है, हाँ उपयोगी है। जैसे परिवार है और भी संस्थाएं हैं समाज की, तो मनुष्य के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार राज्य भी उपयोगी है, लेकिन इसको सर्वोच्च दर्जा नहीं दिया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है सभी बहुलवादियों का। और ये कहते हैं राज्य संघों का संघ है, तो ये राज्य को जो है सर्वोच्च दर्जा नहीं देना चाहते हैं। जबकि अगर हम लास्की की बात करें तो लास्की भी जो हैं बहुलवादी हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवक्ता हैं। और ये साथ में ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी फेमस पुस्तक का नाम है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? प्लेटो, हॉब्स, बेंथम, बर्क। कौन मानता है कि आत्मरक्षा का अधिकार जो है किसका है? व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। तो ये हॉब्स महोदय द्वारा जो है माना गया है, क्योंकि हॉब्स ने अपने राजा को सभी कानूनों से और सभी शर्तों से ऊपर रखा, लेकिन एक शर्त के जो है तहत उसको बांध दिया कि यदि राजा प्राणों की रक्षा न कर सके, जो प्रजा के प्राणों की रक्षा राजा न कर सके, या खुद उसके प्रजा के प्राणों की जो है प्राण लेना शुरू करे, तो ऐसे में जो है प्रजा को ये हक होगा कि उस राजा को हटा करके दूसरा अपना जो है नया राजा चुन ले। तो इन्होंने जो है सबसे महत्वपूर्ण आत्मरक्षा के अधिकार को ही माना है प्राकृतिक अधिकारों में। और व्यक्ति इनका मानना है कि व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के लिए ही तो मतलब राजनीतिक उसमें आया है, जो परिवेश में आया है, उसने जो है समझौता किया है। तो अगर उसकी व्यक्ति की जान की ही रक्षा नहीं हो पा रही है तो फिर ऐसे समझौते का क्या फायदा है? इसको तोड़ो और नया राजा चुनो। तो ये हो रहा है। और प्लेटो का अगर हम राज्य के बारे में देखते हैं तो प्लेटो दार्शनिक राजा की बात करते हैं। इन्होंने जो है परिवार और संपत्ति में साम्यवाद की स्थापना की है, यानी कि जो सैनिक वर्ग होगा, अभिभावक वर्ग में सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों आते हैं। इनका ना कोई अपना परिवार होगा, ना कोई अपनी संपत्ति होगी। और जो इस सैनिक वर्ग के और शासक वर्ग के स्त्री पुरुष होंगे वो सभी से संबंध बना सकेंगे, यानी कि सभी एक प्रकार से अगर इजी लैंग्वेज में कहेंगे तो सबके पति होंगे, सबकी पत्नियां होंगी। ऐसा जो उनसे उत्पन्न बच्चे होंगे तो वो जो है राज्य के अंडर में जो है उनका पालन पोषण होगा, यानी कि बच्चे भी सार्वजनिक होंगे। किसी माँ बाप को नहीं पता होगा बच्चे किसके हैं, बच्चों को नहीं पता होगा कि माँ बाप किसके हैं। तो ऐसी जो है ये समाज की एक कल्पना करते हैं, ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं। इसको ये आदर्श राज्य बोलते हैं। और अगर इनकी बात करें तो ये जो है राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं। तो आप इतना बृहद रूप जो है याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये कीवर्ड है। प्लेटो क्या बात करते हैं? बृहद रूप की बात करते हैं। व्यक्ति का बृहद रूप है क्या है? राज्य है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। बेंथम की बात करें तो ये उपयोगितावादी हैं। उपयोगितावादी हैं, यानी कि ये उपयोगितावाद के जनक हैं। उपयोगितावाद के इनको जनक कहा जाता है। उपयोगितावाद का जनक कहा जाता। इन्होंने सूत्र दिया है, सिद्धांत कह सकते हैं दोनों। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख इन्होंने ही दिया है। जबकि अगर हम बर्क की बात करें, बर्क है जो ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत है, इसके जो है प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन? बर्क। ऐतिहासिक अधिकारों
का सिद्धांत, इसको जो है रूढ़िवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं एडमंड बर्ग, इसके प्रतिपादक हैं। आगे देखते हैं। और इनका ये मानना है कि जो चीज़ें रीति रिवाज एवं परंपरा पर आधारित नहीं होते उन्हें अधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। ऐसा ये मानते, क्योंकि अधिकार जो है ना तो प्रकृति की देन है ना ही राज्य की देन है, बल्कि अधिकार इतिहास की देन है, ऐसा इनका मानना है। और इसे पर इन्होंने ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत कहा है। अगला देखते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M.K. गांधी, M.N. रॉय, R.N. टैगोर या R.M. लोहिया। तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है, इसी पुस्तक में गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता, उसके नागरिकों का कल्याण, शैक्षिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उन्नति आदि की योजनाओं पर चर्चा की है। किसमें? हिंद स्वराज में। तो ये M.K. गांधी की पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। संप्रभुता को किसी भी समाज के राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए पूर्व शर्त मानने वाले हैं बोदा, ऑस्टिन, हॉब्स, विल्सन। यानी कि यहाँ संप्रभुता की बात हो रही है कि संप्रभुता को किसी समाज के राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए पूर्व शर्त क्या है? तो अगर हम जॉन ऑस्टिन की बात करें, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। जॉन ऑस्टिन पूर्व शर्त यही मानते हैं कि जो है ये राजनीतिक होनी चाहिए और स्वतंत्र होने के लिए जो है किसी भी समाज में जो राजनीतिक रूप से कोई समाज अगर राजनीतिक है और पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तभी उसमें संप्रभुता का निवास हो सकता है। तो ये इसकी पहली शर्त है और ऐसा मानने वाले ऑस्टिन है। ऑस्टिन महोदय क्या कह रहे हैं? इस जो है ऑस्टिन का मानना ये है कि वह समाज स्वतंत्र और राजनीतिक हो ही नहीं सकता है जिसमें संप्रभुता ना हो। यानी कि इस सेंटेंस को थोड़ा सा उलट के दे दिया गया है कि संप्रभुता को किसी भी समाज के राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए पूर्व शर्त मानने वाले हैं कौन? ऑस्टिन है। और ऑस्टिन का मत क्या है कि जो समाज जो है वो कहते हैं कि समाज स्वतंत्र और राजनीतिक हो ही नहीं सकता जिसमें संप्रभुता ना हो। तो जिस समाज में संप्रभुता नहीं होगी तो वो समाज ना तो स्वतंत्र होगा और ना ही राजनीतिक होगा, ऐसा इनका मानना है। और बोदा जो है संप्रभुता की अवधारणा को सबसे पहले लाने वाले यही विचारक थे और इनकी बुक है 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग द रिपब्लिक, ये इनकी जो है पुस्तक है और इसी में इन्होंने संप्रभुता संबंधी अपने विचार दिए हैं। जबकि हॉब्स की बात करें तो हॉब्स क्या है? निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। निरंकुश राजतंत्र के ये समर्थक हैं। और इनकी अगर हम बुक की बात करें तो लिवायथन इनकी फेमस बुक है। लिवायथन ये लिखी कहाँ जाती है? फ्रांस में। जब ये देश से बाहर थे, क्योंकि इनके देश इंग्लैंड में क्रांति वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये भाग के फ्रांस चले गए थे, तो वहीं पर इन्होंने ये लिखी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया प्लेटो ने, अरस्तु ने, जॉन लॉक ने या हॉब्स ने? तो किसने किया? तो अगर हम कहें कि संपत्ति का श्रम का सिद्धांत है ये जो है जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। कैसे दिया गया? कि जॉन लॉक कहते हैं कि जो है प्राकृतिक संसाधन होते हैं और उन प्राकृतिक संसाधनों में व्यक्ति अपना श्रम मिला करके जब श्रम मिला देता है और उससे कुछ बनाता है तो वो वस्तु, वो संपत्ति उसकी अपनी खुद की निजी हो जाती है और ऐसी संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता। तो ये इसी जो है श्रम के सिद्धांत में इन्होंने ये बातें कही है कि मतलब प्राकृतिक संसाधन में निजी श्रम बना करके जो वस्तु अपनी बना ली जाती है उसको कोई किसी को छीनने का अधिकार नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। और अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु कहते हैं कि जो है संपत्ति उतनी रखो जितने मतलब एक मिनिमम संपत्ति रखने की इन्होंने बात की है। वो संपत्ति रखो जो प्रकृति से हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों से आ रही है, उतनी संपत्ति रखने के लिए इन्होंने बात की है। और अगर संपत्ति से संपत्ति बनाई जो जा रही है उस संपत्ति को इन्होंने गलत बोला है। ऐसी संपत्ति जो है नहीं रखनी चाहिए व्यक्तियों को, ऐसा ये
मानते हैं, जबकि प्लेटो के विचार जो है संपत्ति के मामले में है। अगर हम देखें कि जो अभिभावक वर्ग को ये संपत्ति से रहित बना देना चाहते हैं, यानी कि संपत्ति इनकी निजी संपत्ति होगी ही नहीं, क्योंकि अगर संपत्ति होगी तो भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार होगा तो राज्य जो है आदर्श नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने संपत्ति में इन्होंने साम्यवादी की स्थापना की थी। अभिभावक वर्ग में कौन कौन आते हैं? सैनिक आता है एक तो, और दूसरा आता है शासक, ये दोनों आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने संपत्ति और परिवार दोनों पे साम्यवाद की स्थापना कर दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सभी पॉइंट को टच करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे। लिखती इसलिए नहीं हूँ कि लिखने में बहुत टाइम जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपके लिए सुनना इम्पॉर्टेंट है। आपको इतना तो नॉलेज हो ही गया होगा, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सुन के भी चीज़ें रिवीजन होंगी। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन अराजकतावाद से संबंधित है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य एक नैतिक संस्था है। तो इसमें जो है कौन सा कथन अराजकतावाद से संबंधित है? यहाँ संबंधित है पूछ रहा है, तो राज्य एक अनावश्यक बुराई, ऑप्शन बी जो है ये है अराजकतावाद से संबंधित, कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। जो अराजकतावादी हैं ये मानते हैं कि राज्य नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये शक्ति का प्रयोग करता है, मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन करता है। तो ऐसे मनुष्य मतलब विवेकी है, तो उसको जो है नियंत्रण करने के लिए, उस पर शासन करने के लिए, उस पर शक्ति प्रयोग करने के लिए राज्य की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप को हैंडल कर सकता है, ऐसा इनका मानना है। तो ये अनावश्यक बुराई मानते, बुराई तो है ही लेकिन अनावश्यक बुराई है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसी बुराई है जो कि समाज में एग्जिस्ट कर रही है। राज्य के बारे में इनके ऐसे जो है विचार हैं। राज्य का लोप हो जाएगा, ये मार्क्स का या मार्क्सवादी जो है इनका मानना है कि राज्य का लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा, क्रांति करने के बाद वहाँ पर साम्यवाद की स्थापना करेगा और राज्य का लोप हो जाएगा। साम्यवाद में वर्ग विहीन और शोषण विहीन जो है समाज की स्थापना हो जाएगी। आवश्यकता के जो जहाँ पर क्षमता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार वेतन सबको मिलेगा। आगे, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये हीगल का कथन है। हीगल बोलते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, अवतार या अवतरण एक ही बात है, और ईश्वर का पदक्रम है, ईश्वर की शोभा यात्रा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हीगल के द्वारा बोली गई हैं। और राज्य एक नैतिक संस्था है, ये आदर्शवादियों की जो है विचार हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है। ये किसका विचार है? तो ये आदर्शवादियों का विचार है। यदि हम अराजकतावादियों की बात करें तो ये राज्य को क्या करते हैं कि समाप्त कर देना चाहते हैं, ये भी राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। और जो इसमें से क्या होते हैं, कुछ अराजकता वाली जो हैं अहिंसा को फॉलो करते हैं और कुछ हिंसा को भी मतलब हिंसा के द्वारा राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। तो अगर जो हिंसात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं उसमें है क्रोपोटकिन, बाकुनिन, ये सब हैं हिंसा वाले। अगर हम देख लें हिंसा वाले अगर हम देखें तो इसमें आ जाएंगे क्रोपोटकिन, बाकुनिन, ये सभी आ जाएंगे। और अगर हम अहिंसा में देखते हैं तो इसमें कौन आ जाएगा? गांधी वगैरह आ जाते हैं इसमें, गांधी। तो ये जो है राज्य को दोनों ही समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जैसे गांधी जी हैं तो ये अहिंसा के द्वारा, और जबकि क्रोपोटकिन है, बाकुनिन है, ये हिंसा के द्वारा। और अराजकतावादी मानते क्या है कि व्यक्ति विवेकशील करता होता है, अतः उस पर कोई बंधन या कोई भी सत्ता उचित नहीं है, वो विवेकशील है, तो उस पर ऐसे राज्य जैसी संस्था का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जो कि उसको मतलब उस पर बंधन लगाए। आगे देखते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो रहा है आपका। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? A.S. अल्तेकर हैं, या बेनी प्रसाद हैं, या K.P. जायसवाल हैं, या UN घोषाल हैं? कौन है? तो जो K.P. जायसवाल हैं ये जो है हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के रचयिता हैं। K.P. जायसवाल राष्ट्रवादी धारा के महान चिंतक रहे हैं
और इन्होंने भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपरा का खूब गुणगान किया है। तो यही, और ये बुक इन्हीं से संबंधित है, हिंदू पॉलिटी। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, मौर्य तथा गुप्त, जो गुप्त वंश थे, ये इनकी राज्य व्यवस्था आदि पर प्रकाश डाला है। तो ये जो है मतलब जो ये केपी जायसवाल हैं, ये हिंदू पॉलिटी में इन सब चीज़ों पे लिखते हैं, यानी कि हिंदू जो व्यवस्था है हिंदुस्तान की, और उसके काफ़ी गुणगान करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामाजिक संविदावादी विचारक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य सर्वशक्तिमान है, राज्य सदा सही होता है, राज्य मानवकृत है या राज्य समाज से पहले का है। यदि हम सामाजिक संविदावादी विचारकों की बात करें तो इसमें कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो ये प्रमुख विचारक हैं, और इन्होंने जो है क्या है, जो राज्य है इसको मानवकृत माना है, यानी कि समझौते के बाद इसका जो है जन्म हुआ है, तो इसको मानवकृत मानते हैं। और इसको यंत्र भी ये लोग मानते हैं, एक यांत्रिक संस्था मानते हैं। यांत्रिक संस्था ऐसे मानते हैं कि जो है ये व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसका जन्म हुआ है, तो एक ये यंत्र की भांति इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि व्यक्तियों की ज़रूरतें वगैरह पूरी करे और सीमित रहे, ऐसा ये मानते हैं। आगे देखते हैं। और अगर हम बात करें राज्य समाज से पहले का है, राज्य सर्वशक्तिमान है, राज्य सदा सही होता है, तो ये सब क्या है? ये सब सर्वाधिकारवादियों की बातें हो जाते हैं, उनके विचार हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, राज्य मानवकृत है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक जॉन लॉक के बारे में सही नहीं है? पूछ रहा कि जो नीचे दिए गए कथन है उनमें से कौन सा एक जॉन लॉक के बारे में सही नहीं है? वह संवैधानिक शासन का पहला सुसंगत समर्थक था। उसने संपत्ति के अधिकार का प्रबल समर्थन किया है। तो हाँ, इन्होंने किया है। आगे है, उसके लिए सरकार जनता की सहमति पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसने विरोध के अधिकार का प्रतिपादन नहीं किया है। तो कौन सा जो है इनके बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि लॉक ने जनता को क्या दिया है? विरोध का अधिकार दिया है। यदि सरकार जो है अपनी शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, अपनी शर्तों को पूरा नहीं कर रही है, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रही है, तो जनता को अधिकार है कि उसका विरोध करके उसको पद से हटा करके एक नया राजा अपने लिए चुन ले। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो रहा है। आगे क्या है? रूसों के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च शक्ति के विचारों में सामंजस्य किसने स्थापित किया? किसके? रूसों के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च शक्ति के विचारों में सामंजस्य किसने स्थापित किया? बेंथम ने, ग्रीन ने, लास्की ने या हेयक ने? तो ये ग्रीन महोदय ने किया था। ये ब्रिटिश आदर्शवाद के जो है प्रवर्तक हैं, और इन्होंने जो है व्यक्तिवाद और एक प्रकार से व्यक्तिवाद और समाजवाद और इसके बीच में जो है इन्होंने सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। तो ये जो है इन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, क्योंकि जिस समय इनका था ये आए थे तो एक तरफ मिल थे जो कि प्रबल स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, दूसरी तरफ हेगल थे जो कि राज्य को ही महत्व देते थे। तो इन दोनों के बीच में जो है इनको क्या करना था कि थोड़ा सा वहाँ पर सामंजस्य स्थापित करना था। और ग्रीन उस समय उस मुहाने पर खड़े थे जहाँ आदर्शवादी तथा उदारवादी धाराएं आकर मिल जाती हैं। ग्रीन ने राज्य का आधार इच्छा को माना है और सामान्य इच्छा को राज्य का आधार मानते हैं। तो और साथ में ये भी कहते हैं कि जो रूसों की संप्रभु भी सामान्य इच्छा में दिखता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि राज्य की इच्छा को सामान्य इच्छा का मतलब सामान्य इच्छा का वो माना है कि ये सामान्य इच्छा की वजह से जो है राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य का आधार क्या है? सामान्य इच्छा है।
और रूसो भी यही मानते हैं, सामान्य इच्छा को ही वो भी महत्व देते हैं। और तो ग्रीन अगर देखें कि दोनों में कैसे इन्होंने सामंजस्य बिठाया, तो ये रूसो की सामान्य इच्छा तो अनुकरण करते हैं कि सामान्य इच्छा जैसे है तो सामान्य इच्छा का राज्य का आधार है, लेकिन रूसो ने क्या किया था कि सामान्य इच्छा पूरी जनता में निहित कर दी थी। पूरा जितना समाज था, पूरे समाज में वो सामान्य जो वो थी सामान्य इच्छा कि जो है सभी व्यक्ति के पास सामान्य इच्छा, सभी व्यक्तियों के मत से सामान्य इच्छा का निर्माण हुआ है और सभी व्यक्ति उसका प्रयोग करेंगे, ऐसा इन्होंने माना था। जबकि ऑस्टिन सामान्य इच्छा की तो बात जो है वहाँ पर बताते हैं कि ठीक है, लेकिन वो सब में निहित न करके किसी एक सर्वोच्च संस्था में निहित करते हैं। किसको? संप्रभु को जो है सर्वोच्च संस्था में स्थापित करते हैं, किसी एक संस्था में स्थापित करते हैं। जबकि रूसो ने अपनी संप्रभुता को सामान्य जनता में ही स्थापित किया, यानी कि उस सामान्य इच्छा में ही स्थापित किया था। तो यहाँ पर दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया है। जैसे कि सामान्य इच्छा का जो विचार था वो रूसो से लिया, लेकिन जो संप्रभु है वो किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में होगा, तो ये विचार जो है इन्होंने ऑस्टिन से लिया। ये बात हो गई। तो यहाँ पर सामान्य इच्छा रूसो से और संप्रभु जो किसी एक संस्था में होगा तो वो विचार ऑस्टिन से। यहीं पर दोनों से विचार लिया और सामंजस्य बिठाया। तो अगर हम बात करें कि ग्रीन जो है अपनी संप्रभु को कहाँ बिठाते हैं, कहाँ स्थापित करते हैं, तो ग्रीन अपने संप्रभु को स्थापित करते हैं संसद में। सीधे बात अगर हम करें तो ग्रीन अपने संप्रभु को कहाँ? संसद में स्थापित करना चाहते हैं, राजयुक्त संसद जो है उसमें बिठाना चाहते हैं। तो ये बात हो गई इनके बारे में। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी क्वेश्चन को अच्छे से आंसर निकाल पाएंगे। इसलिए मैं सोचती हूँ ओरली ही सही आप लोग कॉन्सेप्ट को सुने और उसको समझें, तब आंसर निकालें। इसलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। बेंथम क्या है? उपयोगितावादी हैं, कई बार हमने बात कर ली है। और अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख पर इन्होंने बात की है, और इनका सुख जो है गुणों पे नहीं बल्कि मात्रा पे आधारित है। ये क्वेश्चन आता है तो इनका जो अधिक उपयोगितावाद है इनका मात्रा पे आधारित है, जबकि इन्हीं के शिष्य जो हैं उन्होंने उसमें नैतिकता का समावेश करके उसको गुणों पे आधारित कर दिया था। लास्की हैं लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक का नाम है। तो इसको हमने कई बार रिवाइज कर लिया है। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को कतिपय नामों से संबोधित किया जाता है, यथा राजधर्म, राजशास्त्र, दंडनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो प्राचीन भारत में जो राजनीति शास्त्र है उसको इतने नामों से मतलब पुकारा जाता है। तो यह कथन किसका है? ये कथन है A.S. अल्तेकर का, डॉक्टर बेनी प्रसाद का, या R.C. मजूमदार का, या UN घोषाल का। किसका है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर UN घोषाल जो है सही हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विद्या नहीं माना गया, बल्कि इसके तहत क्या हुआ कि ये एक अंतर राजनीति का प्रयोग अंतर विषयक संदर्भों में किया गया है। इसमें यानी कई सारे सब्जेक्ट जो है इसमें मिक्स थे। तो ये जो UN घोषाल जैसे विद्वानों ने प्राचीन भारत के राजनीति शास्त्र को इन्हीं नामों से पुकारा है कि राजधर्म, राजशास्त्र, दंडनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब बातें जो हैं इन नामों से पुकारा है इसको। आगे देखते हैं। जो अगर हम बात करें R.C. मजूमदार, तो ये जो ये हुआ था नक्सलवादी का आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसके ये नेता थे, नक्सलियों के ये नेता थे। और पार्टी बनाई थी इन्होंने और उसका नेतृत्व किया था R.C. मजूमदार ने। आगे देखते हैं। उग्र मानवतावादी चरण के दौरान M.N. रॉय ने किसकी वकालत की? जो उग्र मानवतावादी चरण थे इसके दौरान जो है M.N. रॉय ने किसकी वकालत की, किसका पक्ष लिया? द्विदलीय व्यवस्था का, एक दल व्यवस्था का, दल विहीन व्यवस्था का, या बहुदलीय व्यवस्था का। तो जो मानवेंद्र नाथ का जन्म ये जो है इन बंगाल में होता है, और मैक्सिको की क्रांति में इनका जो है ऐतिहासिक योगदान रहा है। जो मैक्सिको की क्रांति हुई थी उसमें इनका बहुत अच्छा योगदान रहा था, जिसमें इनकी प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई थी। और फिर जो है तो जो ये मानवेंद्र नाथ रॉय थे
या इनको MN रॉय कह सकते हैं। तो ये दल विहीन व्यवस्था का इन्होंने पक्ष लिया था और इनके कार्यों से प्रभावित होकर के जो है इंटरनेशनल में आमंत्रित किया गया और उन्हें अध्यक्ष मंडल में भी स्थान दिया गया था। यानी कि ये काफ़ी अच्छे जो है क्या थे, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे जिनका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका जो है नाम था।